नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नोमैड देसी में। आज का ये वीडियो फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट जन्म से राजा नहीं थे, ना ही उनका शाही परिवार से कोई लिंक था। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के ही एक आइलैंड कोर्सिका में हुआ और उसके बाद वो आर्मी में भर्ती हुए और आर्मी में उन्होंने इतने अच्छे काम किए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो करते करते उन्होंने जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें सब जीत हासिल की। नेपोलियन बोनापार्ट की जो मुख्य जीत हुई है वो ऑस्टलिट्स और जेना ऑस्टेड की लड़ाइयाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और विस्तार की नीति में ये हुआ कि 1812 से 1813 के युद्ध में उसकी हार हुई। उसके बाद 1815 में थोड़े समय के लिए वो फिर से जीत गए और राजा बने, लेकिन उसके बाद फिर वाटरलू की लड़ाई में हार गए। तो लंदन वाले बोलते हैं कि फ्रांस का राजा वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, जो कि एक तरह से सच्चाई भी है कि चाहे किसी भी तरीके से हारा हो वो हार गया था। दूसरी बात यह है, जो फ्रेंच का वर्जन है वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने पेरिस से बहुत प्यार करता था। वो अपने आप में एक आर्किटेक्ट था। उसने आज का जो पेरिस है, जो इतना सुंदर पेरिस है, उसका डिजाइन उसने खुद तैयार किया था। तो कुल मिला के ये है कि पेरिस उसने बहुत सुंदर बनाया और पेरिस से वो बहुत प्यार करता था। कुछ ऐसी बातें भी आती है कि वाटरलू की लड़ाई में जब वो जीत गया था तो इंग्लैंड की जो पावर थी, जो राजा थे, उन्होंने उसके साथ एक छल किया। उसको बोला गया कि तुम पेरिस से बहुत प्यार करते हो, हमें पता है, और हमने पेरिस की हर बिल्डिंग में बॉम्ब फिट कर दिए हैं। तो अगर तुम वाटरलू की लड़ाई से वापस नहीं भागे तो हम आज की तारीख में पेरिस को उड़ा देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट क्योंकि वो पेरिस को प्यार करता था, उसने कहा कि ठीक है, मैं वाटरलू की लड़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पेरिस को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो वापस पेरिस चला गया और बाद में पता चला कि ये छल था। पर जो भी है, किसी भी तरह से हुआ, वो एक लड़ाई थी और उस लड़ाई में वो अपने वापस चला गया और इंग्लैंड की जीत हुई। तो वाटरलू की लड़ाई में ओवरऑल देखें तो वो हार गए। नेपोलियन वन के बाद उनका बेटा पावर में आया, नेपोलियन टू के नाम से। और वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि रोम का भी वो राजकुमार था। उस टाइम में ये सारा यूरोप गचपच हुआ पड़ा था, बिकॉज सब अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और फ्रांस की काफ़ी कॉलोनीज इधर उधर बन चुकी थी। तो कंट्रोवर्शियल ऐसे ही था कि वो रोम का भी एक राजकुमार था, वो फ्रांस का राजा कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। वो कुछ टाइम के लिए रहा राजा और उसके बाद फिर रिकॉर्ड में ऑफिशियली कहीं भी नहीं है वो ऐसा, लेकिन बाद में फिर अल्टीमेटली वो राजा बनाया गया। तो वो राजा बना, लेकिन वो राजा बना और करीब 21 साल की उसकी उम्र रही होगी, तभी वो टीबी की वजह से उसका देहांत हो गया। फिर क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे नहीं थे, तो अब राजा कौन बने? तो फिर जो एक कजन था उसका, उसको राजा बनाया गया, जो कि नेपोलियन थ्री के नाम से मशहूर हुआ। अब नेपोलियन थ्री जो था उसका जो काफ़ी योगदान आता है शिक्षा के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में। जो फ्रांस की जो नेवी थी नंबर 2 पे और दुनिया में नंबर 2 पे, बहुत पावरफुल नेवी, और ये सब उसी का योगदान है। उसके बाद उसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया और फ्रांस का जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाना, पार्क्स, रोड्स, बुलेवार्ड्स, ये सब उसी का काम है। लेकिन उसका भी राजनीति यही रही कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। लड़ाई करता रहा इधर उधर पूरे यूरोप में, कभी किसी पे अटैक किया, कभी किसी पे अटैक किया, और फिर बाद में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आदमी फंसता है। वो फंसा जाके पर्शियाज के। पर्शियन कौन होते हैं? पर्शियन कोई दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो पर्शिया हो। पर्शिया जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हम बात करते हैं फारसी की। जो लोग फारसी भाषा बोलते हैं उनको हम फारसी बोलते थे। ये इंग्लिश या जो फ्रेंच थे, इनको वो फारसी नहीं समझ में आता था, इन्होंने उनको पर्शियन कहना शुरू कर दिया, तो इन्होंने उनके साथ लड़ाई की। और ये वो लोग हैं जो ईरान इराक की तरफ जो लोग हैं वो हैं। तो उनके साथ लड़ाई में और ये हार गया, और हार गया, उन्होंने जो है फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया और इसको देश निकाला दे दिया। तो जब नेपोलियन थ्री जब देश से निकल गए तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और वही हुआ कि सबसे नज़दीक इंग्लैंड पड़ता था और वो इंग्लैंड में आ गए। इंग्लैंड में जो नेपोलियन थ्री और उनकी जो बीवी थी, उनका नाम था येजुनी, उनके साथ में, और एक उनका बेटा था राजकुमार। तीन परिवार के मेंबर थे, तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में आके ये लोग कैंट के पास एक जगह थी, वहाँ पे रहने लगे, वहाँ रहते रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद हुआ क्या कि जो रानी थी यजुनी, जो कि अब रानी नहीं रही लेकिन खानदान से, शाही खानदान से थी वो। हालांकि उसका भी कोई शाही लिंक नहीं था, वो जो स्पेन की जो सबसे रिचेस्ट एक लेडी थी उस जमाने में, उसकी बेटी थी, इसलिए उसकी राजा से शादी हो गई। एनीवे, अब वो राजा नहीं रहे, रानी नहीं रही, और वो इंग्लैंड में आ गए। जब इंग्लैंड में आ गए तो कैंट के पास एक जगह थी, वहाँ पे रहने लगे। लेकिन रानी का जो दिल और दिमाग जो था वो आर्मी ओरिएंटेड था, तो अब उसको रहना था ऐसी जगह पे जहाँ आर्मी रहती है। तो कैंट से चलकर वो इधर आए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सैंडहर्स्ट। यहाँ पे रॉयल मिलिट्री एकेडमी है, ये मिलिट्री का एरिया है। और यहाँ से 6 मील दूर एक जगह है फार्मब्रो, उसके साथ है नॉर्थ कैंप। नॉर्थ कैंप जो है आर्मी का कैंप होता था, फार्मब्रो के अंदर ही पड़ता है, तो वो आर्मी का कैंप था, तो उसको इस इलाके में कहीं रहना था। अब उसको जगह मिली फार्मब्रो में, एक अच्छा खासा एक घर लिया और वहाँ पे वो रहने लगी। और उसके साथ ही एक फार्म था जहाँ पे वो भेड़ें वगैरह पाल के रखती थी, और वो भेड़ें बढ़ती रहती थी, उन्हीं से उनका खाना चलता था, भेड़ के बच्चे लिए, काट लिए, खा लिए, ये सब उनका चलता रहता था। और यहाँ पे रहने लगी। यहाँ की जो रानी थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया। तो भले ही वो अब राजा और रानी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको वो उसी तरह से एक राजा के लेवल की इज्जत देते थे। तो वो यहाँ पर रहने लगे। जब यहाँ पे रहने लगे तो जो लोग फार्मरो में रहते हैं शायद वो नहीं जानते होंगे, तो आज का जो फार्मरो हिल स्कूल है, जो एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल है, ये उसका फॉर्मर फॉर्मल घर रहा था। वो जो क्वीन थी यजुनी, और जो नेपोलियन 3 जो राजा थे, उनका घर था ये इस घर में वो लोग रहते थे। और जो फार्मरो हिल जो एक ऊंचाई है, एक पहाड़ तो नहीं कह सकता, पर एक टीला सा है, काफी ऊंचा है, और उस टीले के ऊपर जो है आज भी उनकी याददाश्त वहां पर मौजूद है। तो जो रानी यजुनी थी, उन्होंने क्या किया कि वो चाहती थी कि भाई मैं एक ऐसी जगह पे घर लूं जहाँ खुली जगह हो, ये तो वो यहाँ पे रहने लगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा को गॉल ब्लैडर की कुछ प्रॉब्लम थी, और उनका ऑपरेशन हुआ और वो सक्सेसफुल नहीं हो सका और वो गुजर गए। तो अब रानी चाहती थी कि उनके राजा का जो विश्राम स्थल है वो ऐसी जगह हो जो उसको घर से दिखाई दे। तो वो विश्राम स्थल फिर फार्मब्रो हिल के ऊपर बनाया गया, जो कि उसको घर से दिखाई देता था। ये दोनों बिल्कुल पास पास है, आज के दिन उनके घर और इस हिल के बीच में एक रेलवे लाइन है, वहां से वो दिखाई देता है। तो ये एक उन्होंने जगह बनाई ऊपर उनके रेस्ट के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि उनका लड़का जवान हुआ, और क्योंकि उनका पहले आर्मी दिलो दिमाग था, तो उन्होंने बेटे को भी उस लाइन में डाला। और उस समय का कहते हैं कि फ्रांस से भी उसके पास ऑफर आया था कि वापस आ जाओ, फ्रांस का राजा बना देंगे तुम्हें। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मैंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली है एज ए कैडेट कोर, और अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे राजा नहीं बनना, मैं आर्मी में ठीक हूँ। फिर वो यहाँ पर रहे, और उन्होंने आर्मी का, जैसे इंडिया में एक एनसीसी होती है, इस तरह से वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस टाइम में जुल्लू की लड़ाई शुरू हो गई। इंग्लैंड ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और ये अफ्रीका की तरफ चले गए। जुलू लोग अफ्रीकन रीजन के लोग हैं। तो वो जो जुलू साम्राज्य था वो आज का साउथ अफ्रीका है। उधर इन्होंने लड़ाई शुरू की, और उस लड़ाई में उस जो राजकुमार था उसने जिद की कि मुझे लड़ाई में जाना है। तो उसने अपनी माँ रानी यजुनी को कहा, और रानी यजुनी ने फिर सिफारिश लगाई क्वीन विक्टोरिया तक। और क्वीन विक्टोरिया ने जो ब्रिटिश आर्मी के जो लीडर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको बोला कि इस बच्चे को लेके जाओ आर्मी में, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो खतरे में नहीं आना चाहिए, उसको सेफ रखना है। तो वो चला गया, क्वीन का ऑर्डर था, बच्चे को लेके चले गए। अब उसको बहुत हल्का सा काम दिया हुआ था कि जहाँ पर आर्मी है वहाँ पे उसके चारों तरफ गश्त लगानी है बस। अब सुबह सुबह का सूरज निकलने से भी पहले की बात है, वो गश्त लगा रहा था, और उसी टाइम जो जुलू लोग थे उन्होंने हमला कर दिया और उसमें वो मारा गया। मारा गया तो वो भी बड़ा दुखद घटना थी। पूरे यूरोप में जो है मातम छा गया, क्योंकि वो एक तरह से पूरे यूरोप का राजकुमार था। और फिर उसका बॉडी इधर लाई गई इंग्लैंड में, और उसका भी जो रेस्ट प्लेस है यहीं बनाया गया उसके पिताजी के बगल में। फिर
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्वीन भी एक्सपायर हो जाती है और क्वीन का भी जो रेस्ट प्लेस है वो वहीं पे बनाया गया। तो आज ये वीडियो जो है उसी जगह की विजिट के लिए है जो अभी आप देखेंगे, और आगे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो उस जगह पे आज एक चर्च बनी हुई है जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेंच डिजाइन की है, फ्रेंच जो गोथिक डिजाइन है उसकी बनी हुई चर्च है, और वो एक हिस्टोरिक है। और यहाँ पे आके नेपोलियन साम्राज्य का, नेपोलियन खानदान का यहाँ पर अंत हो गया। तो उसी वीडियो के बारे में अभी जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। कुछ भी आपका कमेंट है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। फार्मब्रो मेन के जो मेन रेलवे स्टेशन है उसके सामने छुपी हुई एक जगह एक गेट दिखाई देता है, एक लोहे का गेट, और उसके पीछे जब हम जाते हैं तो ये रास्ता नज़र आता है, और ये रास्ता जाता है नेपोलियन थ्री, खुद उनकी बीवी और उनके बेटे की जो रेस्ट प्लेस है जो मुसल्लम है उस जगह पे जाता है। वहाँ पर चर्च बनी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1/4 ऑफ किलोमीटर होगा उस रोड से, मेन रोड से और रेलवे स्टेशन से। और फिर वहाँ पर जाकर जब आप देखते हैं तो सामने आपको बहुत ही एक सुंदर इलाका दिखाई देता है। वहाँ पर उनका फार्म है जहाँ पर भेड़ें चरती है, और वहीं पर वो चर्च है। तो इसी चर्च में हम आए। ये चर्च जो है शनिवार को खुलता है टूरिस्ट के लिए, 3 बजे का टाइम होता है। 3 बजे से लेके लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक वहाँ पर एक मॉन्क होते हैं। वो वहाँ पर आपको एक एक जगह पे जाके बताते हैं क्या क्या है। तो टूरिस्ट के लिए वो खुला होता है। जो लोग क्रिश्चियन हैं उनके लिए संडे को प्रेयर के लिए खुलता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वो जहाँ पे भेड़ों के लिए एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। ये वो चर्च है ओरिजिनल जो बनी थी, एक रेस्ट प्लेस बना था। ये ईंटों का बना हुआ है, लेकिन बाद में इसके ऊपर पत्थरों की कुछ टाइलें लगाई गई जो कि ये पत्थर का डिजाइन नज़र आता है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, एक अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर मेंटेन किया हुआ है। ऊपर जो खिड़कियों में आप देख पा रहे हैं ये एकदम फ्रेंच डिजाइन है, ये इंग्लैंड का डिजाइन नहीं है। इसको आज फार्मब्रो में एक मिनी फ्रांस बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ये सब बाद का है। तो जो मेन बिल्डिंग थी वही है जो ये पत्थर वाली दिखाई देती है। ये दरवाज़ा आप देखिए ये एकदम फ्रेंच डिजाइन का है। और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जो थोड़ा सा क्योंकि हिल एरिया है, ऊंचा नीचा है, और इस जगह पे जो एक वो बनी हुई है जो मेन चर्च है वो आप आगे देखेंगे। यहाँ पर ये जो ऊपर गुम्मद है ये एक फ्रेंच डिजाइन है। इधर जो विंडोज आप देख पा रहे हैं ये सारा एक फ्रेंच डिजाइन है। उसके बाद फिर से एक बिल्डिंग बनी, लेकिन उसकी ईंटें कुछ शायद कमज़ोर थी या जो भी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिर से पत्थरों की टाइलें वगैरह लगा के उसको मजबूत किया गया। एक हिस्टोरिक थी। और उसके बाद ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं जो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग थोड़ा आगे थी। ये वाली बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये बिल्डिंग है जो मेन चर्च है जो आज के दिन। तो ये चर्च भी संडे को क्रिश्चियंस के लिए खुलती है प्रेयर के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया टूरिस्ट के लिए 3 बजे शनिवार को खुलती है। अब इसमें जो आप ऊपर देख पाएंगे जो पशुओं के जो डिजाइन वगैरह कॉर्नर्स में जो लगे हुए हैं ये सब फ्रेंच डिजाइन है, इंग्लैंड का डिजाइन नहीं है। ये इंग्लिश डिजाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बाकी चर्च में जब आप जाते हैं तो ये है वो मॉन्क जो आपको इस चर्च के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर ये मॉन्क हैं जो क्वीन यूजुनी जो है फ्रांस से उधर से लेके आई थी, ऑस्ट्रिया से कुछ मॉन्क इधर बुलाए थे, और वो मॉन्क आज भी यहाँ पे चर्च में सेवा करते हैं और अपना मॉन्क का लाइफ जीते हैं। ये मॉन्क थोड़े डिफरेंट है बाकी मॉन्क से। ये अपना दारू वारू पीना सब करते हैं, जो एंजॉयमेंट की जो चीज़ें हैं दुनिया में वो सब करते हैं। पीछे जो आप अभी एक गुम्मद आपको नज़र आया होगा वो गुम्मद था क्वीन का घर, जो क्वीन यजुनी का जो घर था। वहाँ से ये चर्च वाली जो जगह है यहाँ पे उसका जो पति और उसका बेटा जो विश्राम कर रहे हैं उस जगह पे नज़र आते थे वहाँ से। तो ये चर्च के अंदर का सीन है। इसमें कुछ नया नहीं है, वही जो नॉर्मली जो चर्च में होता है वही है। कुछ एक चीज़ें जो आप देखेंगे, जो लाइटिंग है यहाँ इंग्लैंड की चर्चेज में ज़्यादातर दीवारों में इतनी खिड़कियाँ नहीं होती है, बहुत कम चर्चेज है जहाँ पर खिड़कियाँ हैं। यहाँ पर देखिए वो क्वीन ने जो है अपने तरीके से कुछ खिड़कियाँ वगैरह बनाई है। बाकी
इस चर्च में काफ़ी अभी रिनोवेशन का काम हुआ है, कुछ हीटिंग का काम हुआ है, सब नया, तो एकदम अभी ऐसा लग रहा है कि आज ही बना हो। काफ़ी सुंदर है, एक एक इंच को बहुत तरीके से साफ किया गया है। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी ये चर्च। ये है वो जगह जहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट थ्री जो है उनका विश्राम स्थल है। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये रानी यजुनी का विश्राम स्थल है, जो सामने आपको ताबूत नज़र आ रहा है। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे ये एक फैमिली फ़ोटो है। यहाँ पर नेपोलियन थ्री और उनके साथ में ये राजकुमार है और फिर ये रानी यजुनी है। ये उस टाइम की फ़ोटो है जो यहाँ पर लगी हुई है चर्च के अंदर। और ये नेपोलियन थ्री का जो विश्राम स्थल है, इनके अंदर उनके रिमेन्स रखे गए हैं। इनके नीचे जो है एक पत्थर लगा होगा, आपने देखा, उस पत्थर पे लिखा हुआ है कि रानी विक्टोरिया ने ये उनके सम्मान में जो है अपनी तरफ से ये ग्रेनाइट का एक ताबूत उनको गिफ्ट में दिया था। ये जो है ये राजकुमार नेपोलियन थ्री के जो बेटे थे, ये उनका विश्राम स्थल है। और ये जो फूल आप नज़र आ रहे हैं, जो आपको दिख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, जो एक राउंड कलर का जो फूल था, ये कहते हैं कि एक राजकुमारी बाद में आई थी यूरोप से, वो यहाँ पे आई और यहाँ पे सिर्फ वो राजकुमार को ही वो फूल चढ़ा के गई है। तो लोग कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर क्योंकि वो रिलेशन कभी जग जाहिर नहीं हुआ तो वो आज कहीं इतिहास में नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इधर आई, उसने माँ बाप तक किसी को नहीं देखा और वो सिर्फ इधर ही आकर फूल चढ़ा के गई है, तो लोगों को ये लगा कि वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी और शायद वो बाद में शादी करते। ये एक घंटा जो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये अभी लेटेस्ट लगा हुआ है ये। और ये अगेन कोई शाही परिवार जो नेपोलियन थ्री, उनकी बीवी रानी यजुनी और उनका बेटा राजकुमार। ये जो स्टेयर केस है, ये रानी के लिए एक सीक्रेट स्टेयर केस था। इनके बाद जब वो अपने हस्बैंड के कब्र देखने आती थी और फिर वो ऊपर जाकर रेस्ट करती थी, इस स्टेयर में किसी को भी ऊपर जाना अलाउड नहीं था। वो अकेली जाती थी। ऊपर एक दरवाज़ा है, उसकी चाबी उसके पास होती थी, वो पर्सनल चाबी थी, और वो अकेली आकर यहाँ पर एकांत में समय बिताती थी। ये जो एक चर्च का एक मॉडल देख रहे हैं, ये फार्मब्रो के दूसरे किसी चर्च से जो है उन्होंने दान किया है, क्योंकि उन्होंने वो चर्च को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वो बिल्डिंग बेच दी और ये इधर दान कर दिया। ये है वो पत्थर लगा हुआ जो रानी विक्टोरिया ने ये ताबूत जो है नेपोलियन थ्री के डेथ पे दान किया था अपनी तरफ से, जो ग्रेनाइट का है। तो ये इस जगह पर आकर, ये इंग्लैंड में फार्मब्रो में है। फार्मब्रो मेरा एक कर्म भूमि भी है कि मेरा ऑफिस वहाँ पर है, तो मैं रोज़ जाता हूँ। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, पर ऐसे थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था कहीं पर, गूगल कर रहा था, तो तभी ये चीज़ें मेरे सामने आई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्च है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करके दिखाने की, ये इसी के अंदर वो मॉन्क लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में, और उनका और परिवार में इधर उधर वो नहीं जाते हैं, अपना उनका ऐसे ही लाइफ बिताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बिल्डिंग है जो पत्थर की है और साथ में ईंटों का जो ठेडे छोड़े हुए हैं, और एक आर्क नज़र आ रही है। ये आर्क एक गेट था, तो ये प्लान था कि इस चर्च को इस तरफ बढ़ाना है, उन्होंने ऐसे ओरिजिनली प्लान किया था, तो वो गेट बना के और फिर भर दिया गया था। हालांकि आज के दिन कुछ और ही स्टोरी बन गई, यहाँ पर दूसरे तरीके से चर्च बन गई, लेकिन उनका पहले से प्लान था। तो ये है जो उनका रेस्ट प्लेस है। तो फ्रांस के जो नेपोलियन ख़ानदान के जो अंतिम राजा थे, उनका ये इंग्लैंड में आकर एक विश्राम स्थल बना। और ये जो रानी यजुनी है, ये यहाँ पर उनके रिमेन्स रखे हुए हैं। और बाकी तो सब ये पिक्चरें हैं, तस्वीरें हैं, जो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग जो फार्मब्रो में रहते हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं कहता हूँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। ये हैं वो फूल जो कोई रानी वहाँ, कोई राजकुमारी रख के गई थी। और ये फार्म हाउस है, देखिए उनका, ये सामने भेड़ें चरती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। ये जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों के पीछे से रेलवे लाइन आज के दिन निकल रही है। तो ये जो नीचे जो ये ओरिजिनल बिल्डिंग थी, और ये जो सामने से जो लोग निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर एक दुकान है। फिर जो लोग जो यहाँ पर
जो मॉन्क लोग आपको एक्सपोजर देते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं क्या कुछ है। तो बाद में वो दुकान भी है उनका, जो क्रिश्चियन से रिलेटेड कुछ सामान वगैरह है जो चर्च में लोग खरीदते हैं, तो वो दुकान है वहाँ पर, वो दुकान के लिए लोग जाते हैं। बाकी नॉर्मली ये भेड़ वगैरह हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।